द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज अपन चर्चा करेंगे दिल्ली सल्तनत का पतन एवं प्रांतीय राज्यों का उदय। जैसा कि हम सबको विदित है और पुरानी जो क्लासेस है उसमें अपने चर्चा की कि 1206 से लेकर 1526 तक भारत में एक नई शासन व्यवस्था स्थापित हुई जो इतिहास में दिल्ली सल्तनत के नाम से जानी गई। लगभग इसने अलग अलग तरह के 5 वंश थे, गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इन 5 वंशों के द्वारा ये जो दिल्ली सल्तनत थी वो पल्लवित हुई, विकास हुआ, पल्लवित हुई और धीरे धीरे वो पतन की ओर अग्रसर हुई। और अंत 1526 में एक दूसरी व्यवस्था आई, वो थी मुगल साम्राज्य। यद्यपि इन दोनों में मूलभूत अंतर यह था कि दिल्ली सल्तनत सुल्तान वैधानिक रूप से सुल्तान की अनुमति, जो खलीफा था ईरान का, उससे अनुमति चाहिए थी और इसका प्रधान सुल्तान कहलाता था। यहाँ मुगल साम्राज्य ने, बाबर ने मध्य एशिया से अपने संबंध पूर्णतः त्याग दिए और पूर्णतः स्वतंत्र इस रूप से, राजनीतिक रूप से भी और धार्मिक सर्वेसर्वा के रूप में एक नई शासन व्यवस्था थी जो मुगल साम्राज्य के रूप में स्थापित हुई और इसका जो प्रधान था वो सुल्तान ने कहकर बादशाह। तो ऐसे क्या कारण हुए कि एक सीमित क्षेत्र में 1206 में स्थापित इस व्यवस्था ने मोहम्मद तुगलक तक आते आते संपूर्ण भारत पर उसने आधिपत्य स्थापित किया और धीरे धीरे वो पतन की तरफ बढ़ गए और एक समय ऐसा लगा कि वो दिल्ली के आसपास में ही सिमटी हुई है। तो मुल्क इस पतन के रूप में उत्तरदायी है वो इसका स्वरूप। इसका स्वरूप क्या था? दिल्ली सल्तनत का मूल स्वरूप था वो था सैनिक तंत्र, यानी इस शासन व्यवस्था के लिए हमेशा योग्य शासक, और योग्य शासक भी किस तरह का? सैनिक युक्त शासक की आवश्यकता। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और एक प्रकार से मोहम्मद तुगलक के काल में जब चरम तक पहुंची, उसके पीछे जो ये सबसे महत्वपूर्ण था वो इन शासकों का सैनिक तंत्र से मजबूत होना। तो सैनिक यानी जब तक खिलजी क्रांति हुई भी इसलिए थे कि जो कोई भी व्यक्ति सैनिक रूप से योग्य होगा वो किसी भी वंश से हो, वो सुल्तान के पद पर आसीन हो सकता था। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था योग्यता, और योग्यता भी किस प्रकार की? सैनिक योग्यता और उसके साथ साथ प्रशासनिक योग्यता, तो उसमें पल्लवित हुई। दूसरा ये था कि इसने अपनी स्वयं की कोई नई, जो अपन इसको कह देते हैं, इस सैनिक तंत्र के अलावा कोई महत्वपूर्ण इसने परिवर्तन नहीं। अलाउद्दीन खिलजी जैसे योग्य प्रशासक को छोड़ दे तो मूल रूप से ये जो व्यवस्था थी वो जागीर व्यवस्था पर आ रही। तो ऐसी व्यवस्था में हमेशा ही अंतर्कलह और योग्य शासक के अभाव में क्या होगी? अस्थिरता का दौर बना रहता है। जैसा कि अपन देखते हैं हर्षवर्धन के बाद जैसे ही जागीर व्यवस्था लागू की गई तो क्या हुआ? उत्तरी भारत में जब ये शासन तंत्र कमजोर होने लगा, नए नए छोटे छोटे राज्यों का उत्पन्न होने लगा। तो यहाँ पर भी ये व्यवस्था इसके स्वरूप में ये था। इल्तुतमिश ने ये किया, इक्तादारी व्यवस्था लागू की गई। फिर बलबन के समय में था, अलाउद्दीन खिलजी ने जरूर इस सबको समाप्त किया था, लेकिन उसके बाद तुगलक काल में और विशेष रूप से फिरोज तुगलक में अपनी सैन्य अयोग्यता को दबाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में क्या दिए? उसने जागीरें बांटी। तो उससे क्या हुआ? नए नए जागीरदार और नए नए राज्य यहाँ पे पैदा होने की गुंजाइश थी, इसकी प्रवृत्ति में। तीसरा ये था कुछ अविवेकपूर्ण कार्य, उसमें था मोहम्मद तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में एक विशाल साम्राज्य या विशाल विजेता के रूप में परिणित हुआ, लेकिन उसने दक्षिण भारत को अपने साम्राज्य में नहीं मिला। ये उसकी दूरदर्शिता पूर्ण थी।
मोहम्मद तुगलक ने एक तरफ तो उसने एक के बाद एक नवीन प्रयोग किए और वो नवीन प्रयोग क्या हुए, नहीं हुए, सफल हुए। और उसमें एक था राजधानी परिवर्तन या कारछल का अभियान। ये सारे के सारे न तो सफल हुए बल्कि वो आर्थिक और जो जनबोझ था उसका बढ़ने लगा। दूसरी ये व्यवस्था थी कि उसने दक्षिण भारत को, दक्षिण की रियासतें थी, इन दक्षिण की रियासतों को उत्तरी भारत में सम्मिलित किया, यानी उसके शासन का अभिन्न बनाया। तो क्या हुआ, एक के बाद एक उपद्रव बढ़े। एक ऐसी समय में जहां प्रशासनिक जो तंत्र इतना मजबूत नहीं था, आवाजान के साधन इतने मजबूत नहीं थे, इतने विशाल साम्राज्य को केंद्रीकृत करके एक तरह की शासन व्यवस्था में संचालित करना किसी भी प्रकार से संभव नहीं था उसने। तो क्या हुआ, ये साम्राज्य वहीं से ही उस अविवेकपूर्ण कार्यों से ही पतन की तरफ बढ़ गया और उसको आगे बढ़ाया फिरोज शाह तुगलक। यद्यपि फिरोज शाह तुगलक ने बहुत अच्छे कल्याणकारी कार्य भी किए थे, लेकिन वो सैनिक रूप से ये योग्यता उसमें नहीं थी, इसलिए उसने क्या किया, जैसे जागीर व्यवस्था को बदल दिया, उसी प्रकार से उसने धार्मिक तुष्टिकरण की नीति अपनाई। बहुसंख्यक जो जनता थी, उस बहुसंख्यक जनता के विरुद्ध में उसने उलेमाओं को प्रसन्न करने के लिए क्या हुआ, ऋण लगाए गए, गैर मुस्लिमों पे ऋण लगा दिए गए या मंदिरों को तोड़ा गया। एक धार्मिक तुष्टिकरण की नीति का उसने पालन किया। इसलिए इस शासन व्यवस्था का राष्ट्रीय स्वरूप कभी स्थापित हुआ ही नहीं। फिर फिरोज शाह तुगलक के काल में एक और काल हुआ कि उसने जो गुलाम थे, दास थे, दासों के लिए बहुत बड़ा विभाग स्थापित किया और वहां पर लगभग ऐसा मानते हैं 80,000 दास उसमें सम्मिलित थे। तो जैसे ही फिरोज शाह तुगलक के बाद ये दास क्या हुए, उस साम्राज्य के लिए समस्या उत्पन्न होने लगी। इसके बाद सैयद उस तरह की योग्यता नहीं थी, लोधी वंश था, उस लोधियों ने यद्यपि कुछ सैनिक उपलब्धियां प्राप्त की, लेकिन प्रशासनिक रूप से वो मजबूत तंत्र पे नहीं थे और वो आपसी गुटबाजी में संलग्न थे। और उसी आपसी गुटबाजी का नतीजा ये हुआ कि 1526 में आलम खां और दौलत खां लोधी ने बाबर को ही आमंत्रित किया, कहां पे, दिल्ली सल्तनत पे आक्रमण करने के लिए। तो ये आपसी गुटबंदी और आपसी सामंजस्य स्थापित न करना भी इस विघटन का कारण है। तो इन सारे ही कारणों से एक जो सल्तनत थी, नई तरह की व्यवस्था लेके आए थे, वो धीरे धीरे जाकर 1526 में पूर्ण रूप से बाबर के आक्रमण के बाद समाप्त हुई। इस सल्तनत के विघटन में एक कारण वो था, वो है तैमूर का आक्रमण 1358। यद्यपि इसके स्वरूप में ही मोहम्मद तुगलक के बाद इस सल्तनत के स्वरूप में इसके पतन की रूपरेखा तय की गई थी, लेकिन 1398 में तैमूर के आक्रमण ने इस पतनोन्मुख व्यवस्था को और जर्जर कर दिया था। तैमूर ने न केवल दिल्ली को लूटा बल्कि दिल्ली को शासक विहीन कर दिया था। और ऐसा मानते हैं कि दिल्ली का शासन है वो कहां से, दिल्ली से पालन तक ही था। स्वयं जो शासक था उसने दूसरी जगह पे बना ले ली। तो एक नेतृत्व विहीन शासन व्यवस्था स्थापित हो गई। यानी ये जो सैनिक तंत्र पर आधारित शासन व्यवस्था का स्वयं का ही जो सैनिक योग्यता थी वो उजागर हो गई। तो इस अंतिम जो कील थी, उस कील को लगाने में तैमूर का आक्रमण भी एक कारक के रूप में बना। 1526 में जैसे ही बाबर आया, बाबर ने स्पष्ट रूप से जान लिया गया कि उत्तरी भारत की राजनीतिक स्थिति किस प्रकार से है। दिल्ली सल्तनत न केवल कमजोर है बल्कि क्या है, वो आपसी जो राज्य है उस समय उन राज्यों से क्या है, संघर्षरत है। और ऐसी अस्थिरतापूर्ण राजनीतिक स्थिति में हमेशा ही इतिहास इस बात का गवाह है, विशेष रूप से भारतीय इतिहास के बाह्य आक्रमण हमेशा से प्रासंगिक रहे हैं। बाह्य आक्रमण हुए हैं, यूनानी से लेकर बाबर का आक्रमण इसी प्रकार की व्यवस्था को दोषी मानता है। और यहाँ पर भी आक्रमण हुआ, दिल्ली सल्तनत समाप्त। दिल्ली सल्तनत समाप्त होते ही या कमजोर हुई, उस समय ही प्रांत के राज्यों का उद्भव हुआ। हमने पहले ही बोला कि पहले से ही उत्तरी भारत चूंकि
लगभग पूर्व मध्य काल में ही यहाँ पर क्या थे, छोटी बड़ी जागीरें थी, रियासतें थी। जैसे दिल्ली सल्तनत आने के बाद उन रियासतों को एक मिलाकर दिल्ली सल्तनत में शामिल किया गया, लेकिन यहाँ पर भी क्या थी, जागीर व्यवस्था थी। और इस शासन तंत्र की क्या थी, सैनिक योग्यता आवश्यकता थी। जैसे ही सैनिक तंत्र फैल हुआ, वो जो राज्य थे पूर्ववर्ती राज्य, एक के बाद एक राज्य क्या होने लगे, या तो स्वतंत्र हुए, या नए राज्य स्थापित हुए, या फिर जो पुराने राज्य थे वो पुराने राज्य पुनः उद्भव हुए, और एक के बाद एक। जैसे जौनपुर जैसा नया राज्य भी यहाँ पे अस्तित्व में आया। उत्तरी भारत के कश्मीर, मेवाड़, मारवाड़, दक्षिण भारत में नई साम्राज्य व्यवस्था, विजयनगर, बहमनी, खानदेश, पूर्व काल में बंगाल, पूर्व जो राज्य व्यवस्था थी वो नए स्वरूप में उदय हुआ, कामरूप, उड़ीसा, ये सारे के सारे इस दिल्ली सल्तनत के विघटन के बाद उन प्रांतीय राज्यों का उद्भव हुआ। और जब तक अकबर का राष्ट्रीय स्वरूप स्थापित नहीं हुआ और मुगलों का एक लंबा पीरियड शासन व्यवस्था को केंद्रीकृत नहीं किए गए, ये राज्य अपने स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में स्थापित हुए। और इन लोगों ने न केवल उन प्रांतीय राज्यों में नई शासन व्यवस्था को लागू किया, बल्कि कला और संरक्षण के ये महान केंद्र थे। जैसे ही दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गई, कलाकार थे वो कलाकार दूसरे राज्यों में, क्योंकि वो हमेशा सुरक्षा की आवश्यकता थी, तो जौनपुर की तरफ बढ़े और जौनपुर एक नया सांस्कृतिक केंद्र स्थापित हुआ गया। इसी प्रकार से मेवाड़, मारवाड़, गुजरात, ये सारे के सारे राज्य अस्तित्व में आए। और अपन देखते हैं कि जब बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी तो उसने दिल्ली के बाद कुछ जो महत्वपूर्ण राज्य थे उन महत्वपूर्ण राज्यों को उसने दिल्ली सल्तनत के समान, और विशेष रूप से मेवाड़ जैसे राज्य को दिल्ली सल्तनत या लोधी वंश से भी खतरनाक शासक के रूप में अपनी बाबर कथा में उसने इंगित किया। तो प्रांतीय राज्यों का स्वरूप भी उस समय विद्यमान था। धन्यवाद।